बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 1 से 2 अप्रैल 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला की बात करें तो बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये समान रूप से आपके लिए उपयोगी है। तो जितने भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला के साथ जुड़े हैं, निसंदेह हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। निश्चित तौर पर आप यहाँ पर एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे। और रही बात पीडीएफ की, तो इस श्रृंखला का जो डेली बेसिस वाला करंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है, तो इसके सारे पीडीएफ फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बतलाया था अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज बने हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, कृष्णन विनोद चंद्रन यानी के वी चंद्रन अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं संजय करोल के स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें उसको विस्तार पूर्वक लिखें। लिखने से फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। पटना हाईकोर्ट के बारे में एक संबंधित जानकारी ये है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये कई बार आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी और अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। अब इनसे संबंधित कुछ बातें ध्यान रखेंगे। वे अब तक केरल हाईकोर्ट के जज थे। वे 2025 तक इस पद पर सेवा देंगे और उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। ये 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि पटना हाईकोर्ट की बात हुई तो पटना हाईकोर्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी हमने आपको बताया था कि पटना हाईकोर्ट ने अब तक भारत को 2 मुख्य न्यायाधीश दिया है। एक है श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जो कि भारत के 6ठे मुख्य न्यायाधीश बने थे। द्वितीय श्री ललित मोहन शर्मा, जो कि भारत के 24वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। ये सारी जानकारी आपको हमने पहले भी दिया है। हालांकि यहाँ पर बात करें कृष्णन विनोद चंद्रन की, तो यहाँ पर आप इसे इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही। आप लोग वीडियो देखने से पहले से कमेंट कीजिएगा कृष्णन विनोद चंद्रन पटना हाईकोर्ट के कौन से जज हैं। क्रम की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार खान एवं भूविज्ञान विभाग ने किस जिले में अवस्थित 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का फैसला किया है। देखिए, इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यानी कि जमुई। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि खान एवं भूविज्ञान विभाग ने जमुई जिले में 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का फैसला किया है। यानी कि बात करें पूरे बिहार की, तो लौह अयस्क का जो मतलब एक सर्वोत्तम या फिर कह सकते हैं सबसे अधिक खदान जो है वो जमुई में है। तो भी हाल ही में 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का फैसला लिया गया है बिहार खान एवं भूविज्ञान विभाग के द्वारा। हालांकि इनसे संबंधित कुछ बातें और भी है, जैसे कि यहाँ पर हमने चर्चा किया लौह अयस्क की। लौह अयस्क आखिर होता क्या है, यानी कि आयरन ओर्स। तो ये वो चट्टानें और खनिज हैं जिनसे धात्विक यानी कि आयरन का आर्थिक निष्कर्षण किया जाता है। हालांकि यहाँ पर हम बात करें लौह अयस्क की, तो 4 प्रकार के होते हैं आमतौर पर। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया कि आमतौर पर लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, आमतौर पर इसे 4 टाइप्स में विभक्त किया गया है। वहीं हम अगले पॉइंट की बात करें तो कुछ समय पहले यहाँ पर देखिए जमुई के बारे में हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा है कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने पुष्टि की थी कि पूरे भारत का 44% स्वर्ण जमुई में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विस्तृत तौर पर हमने आपको इसकी जानकारी दिया था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आपको याद है कि 15 नवंबर 2000 को, आपको बता दूं कई बार हमने पहले भी बताया है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। संपूर्ण भूभाग का 40% भूभाग के साथ यानी कि 40% क्षेत्रफल के साथ झारखंड राज्य गठित हुआ था। और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप बिहार के क्षेत्र में जितने भी स्वर्ण खदान थे या फिर जितने भी खनिज संपदाएं थी वो सभी झारखंड के हिस्से में चली गई थी। एक प्रकार से इस दृष्टिकोण से देखें, खनिज संपदा के दृष्टिकोण से, तो बिहार के क्षेत्र में कुछ भी नहीं रहा था। लेकिन हाल ही के दिनों में जिस प्रकार से खोज हुई है, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि बिहार अब उन राज्यों में है जहां पर एक प्रकार से देखा जाए कि खनिज संपदा की स्थिति काफी अच्छा है। तो ऐसे में इस दृष्टिकोण से हम देखें तो हाल ही में केंद्र
केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले इस बात की पुष्टि की थी कि पूरे भारत में जितने भी स्वर्ण खदान हैं या फिर पूरे भारत में जितने भी स्वर्ण हैं उनमें से 44% केवल और केवल बिहार के जमुई में है। और जमुई की बात हुई तो जमुई के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी आपको याद रखना है जो कि अति महत्वपूर्ण है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। तो बिहार में पहला पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन 16 से 17 जनवरी 2021 को जमुई के नागी नकटी जो कि पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर है इसी में सेलिब्रेट किया गया था। आपको ध्यान रखना इस तिथि को 16 से 17 जनवरी 2021 को, और इस पक्षी महोत्सव का नाम क्या है तो कलरव, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार का एक पक्षी महोत्सव अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया है। इसकी जानकारी हमने आपको इसी सीरीज के अंतर्गत एकदम से विस्तार पूर्वक दिया था। फिलहाल अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, चूंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जमुई की। तो जमुई की जानकारी अगर मैं आपको दूं तो आपको ध्यान रखना है, मैंने कई बार आपको बताया है कि बिहार को 9 प्रमंडल यानी कि 9 डिवीजनों में बांटा गया है, और इन 9 प्रमंडल में से जो जिलों की संख्या है ये कुल मिला के 38 जिले हैं। इन्हीं 9 प्रमंडल में से सभी को मिला के 38 जिले वर्तमान समय में बिहार में हैं। जबकि बात करें हम जमुई की, तो जमुई जो जिला है ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मुंगेर प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय ये मुंगेर ही है, और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है कुल मिला के 6। ये है मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा। इसे याद रखने का ट्रिक है मुंख बे जल से, मुंख बे जल से, ये इसका ट्रिक है। इसके माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, इस तरह से। और यहाँ पर बिहार की बात हो रही है तो बिहार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको याद रखना है, हालांकि ये सभी इंपॉर्टेंट है, बेसिक से फैक्ट हैं, आपके एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों को याद रखना है। हालांकि यहाँ पर जो नया अपडेट है उसमें आपको बता दूँ, अभी हाल ही में बिहार के 41वें राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। ये तिथि यहाँ से याद रखेंगे, हमने आपको इसी सीरीज में बताया था। 20 मार्च 2023 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। और यहाँ पर जो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो इतनी सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को कितनी राशि सब्सिडी देने का फैसला किया है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, जो राशि का आवंटन अभी हाल ही में हुआ है, ऐसे में इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा 13,114 करोड़ रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के संबंधित जानकारी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में विद्युत नियामक आयोग यानी कि BERC द्वारा बिजली दरों में 24.10% का इजाफा करने का फैसला किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2023 से राज्य सहित पूरे भारत में ये प्रभावी होना था, यानी कि बिहार सहित पूरे भारत में ये प्रभावी होना था। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसी बीच नीतीश कुमार कैबिनेट ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 13,114 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से इस बात की भी अपील की कि पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में बिजली का रेट समान होना चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस फैसले के बाद अब राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बढ़े हुए पैसे देने की जरूरत नहीं है, इस सब्सिडी के माध्यम से ही पूरा हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना कि ये जो आंकड़ा है 13,114 करोड़ रुपये की राशि अभी हाल ही में इसका आवंटन किया गया है। चूंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, तो आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। इनसे संबंधित कुछ पॉइंट है जैसे कि आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर गलती से बगौर लिखा गया, एक्चुअली में यहाँ पे होगा बतौर। तो बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम है, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि इनसे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेंगे। हमारा अगला पॉइंट है कि वर्तमान वह 40वें नहीं बल्कि 41, देखिए यहाँ पर आज थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुआ है, वर्तमान वह 41वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। ये यहाँ से आप लोग नोट करेंगे, ये 40वें नहीं बल्कि 41वें गवर्नर है बिहार के। 40वें जो थे, एक्चुअली इसके बारे में भी आपको बता दूं, 40वें थे कौन, फागू चौहान। आप लोग ध्यान रखेंगे 40वें गवर्नर थे फागू चौहान। अब यहाँ पर विकल्पों पर जब आप नज़र डालेंगे तो इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि अभी हाल ही में आपको मालूम है कि बिहार बजट पेश किया गया, और बिहार बजट में जो राशि मतलब कि जो पेश किया गया, ऐसे में कुल राशि की बात करें तो 2,61,885 करोड़ रुपये
का मतलब कह सकते प्रकार से आवंटन किया गया। और ऐसे में आपको बता दूं कि यहाँ पर शिक्षा के लिए जो इस बजट में अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए 40,450 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि बजट के बारे में विस्तृत जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दिया है। बजट का पूरा निचोड़ हमने आपके समक्ष रखा। इसका PDF फाइल भी आपको दिया गया था टेलीग्राम पर, साथ साथ BPSC मेकर ऐप पर भी आपको मिल जाएगा निःशुल्क। आप वहां पर जाकर के फ्री PDF सेक्शन में इसका PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि आगामी एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं, खास करके हम बात करें BPSC की। तो जितने भी छात्र डेडिकेटेड रूप से इस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जरूर PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और ऊपर आई बटन पर यहाँ पर वीडियो का लिंक आ रहा है, इसको जरूर देख लीजिएगा। तो यह हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय मूल की कौन सी महिला हाल ही में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं। इनका नाम है मनमीत कोलन, जो कि मुंबई की रहने वाली है। लेकिन आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में ये अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं इनसे संबंधित तथ्यों की, तो भारतीय मूल की सिख महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट मनमीत कौलन हाल ही में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाली है। वह मुंबई की रहने वाली है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, इसके साथ ही वह एशियाई मूल की पहली ऐसी महिला बन गई जो इस विभाग में दूसरी सहायक प्रमुख बनी है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम अगले पॉइंट की बात करें, अमेरिका के दृष्टिकोण से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर हमने शामिल किया है कि हाल ही में अमेरिका में भारतीय मूल की अरुणा मिलर मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी थी। कुछ समय पहले हमने आपको इसकी जानकारी दिया था, ध्यान रखेंगे। इनका नाम है अरुणा मिलर, जो कि हाल ही में अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी थी। वह भी हम अगले पॉइंट की बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो आपको जानकारी दे दूं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट संयुक्त राष्ट्र से संबंधित यहाँ पर यह है, इसलिए हमने यहाँ पर इस पॉइंट को शामिल किया है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है ये है एंटोनियो गुटेरस। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो बात करें हम एंटोनियो गुटेरस की, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पुर्तगाली के बारे में एक प्रश्न बनता है प्राचीन भारतीय इतिहास में कि व्यापारिक खोज करने में कौन सबसे आगे थे, तो पुर्तगाली ही सबसे आगे थे। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि वास्को डी गामा ने 15वीं शताब्दी में जो भारत की खोज की थी वे मूल रूप से पुर्तगाल के ही रहने वाले थे। वे कैप ऑफ गुड होप के रास्ते ही भारत आए थे। तो ये चौथा प्रश्न है कि टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवीन जिंदल, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, यही है नवीन जिंदल। अब इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको जानकारी दे दूं कि पूर्व सांसद, समर्पित समाजसेवी, जाने माने उद्योगपति, शिक्षाविद और निशानेबाजी व पोलो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नवीन जिंदल को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, वे यूनिवर्सिटी के इतिहास में दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। यानी कि अभी हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी के द्वारा नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये सम्मान पाने वाले इस यूनिवर्सिटी के इतिहास के वे दूसरे व्यक्ति हैं। हालांकि हम पहले व्यक्ति की बात करें तो आपको ध्यान रखना, इनसे पहले अमेरिकी तुर्की जैव वैज्ञानिक अजीज सेंकर को यह सम्मान प्रदान किया गया था, जिन्होंने 1977 में इस यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री प्राप्त की थी। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि कुछ जानकारी और भी है नवीन जिंदल से संबंधित। यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि नवीन जिंदल ने 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डलास से प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी और उन्हें एक खास आयोजन में 25 मार्च 2023 को अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना, यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वे किस नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है, इस तरह की चीज़ें आपके एग्जाम में बनेंगे। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले पांचवें प्रश्न पे। ये पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री के रूप में चुने गए हैं। प्रथम मंत्री की बात करें तो ये भारत के प्रधानमंत्री के समकक्ष होते हैं। इनकी तुलना जो की जाती है भारत के प्रधानमंत्री के मतलब के लेवल की तुलना की जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर है कि हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कॉटलैंड। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको जानकारी दे दूं कि स्कॉटलैंड सरकार का सारा कामकाज प्रथम मंत्री ही संभालता है और भारत के सापेक्ष देखें तो प्रथम मंत्री का जो पद होता है ये प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है। ये यहाँ से आप लोगों को ध्यान रख लेना है। वह भी अगले पॉइंट की बात करें तो इस पद पर जिस नेता का चुनाव होता है वह स्कॉटिश मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। अगले पॉइंट की बात करें तो इस प्रकार स्कॉटलैंड में पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ देश के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।
बात करें यहाँ पर हमजा यूसुफ की, जो कि स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में चुने गए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये पाकिस्तानी मूल के हैं। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। अगले पॉइंट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो वे अब तक स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्कॉटलैंड से संबंधित कि स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का ही एक देश है और यहाँ की राजधानी है एडिनबर्ग। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखना है। अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अभी हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया है, जिन्हें आप यहां पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। इस तरह के प्रश्न हैं जिसमें कि रणधीर सिंह और रणवीर सिंह दोनों विकल्प में है, तो विकल्पों को सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि पहले ही विकल्प में हमने डाल दिया रणधीर सिंह। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है इस प्रश्न को लेकर तो यहाँ पर प्रश्न निश्चित तौर पर गलत हो जाता। और एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जैसे कि बीपीएससी एग्जाम में 5 विकल्प पूछे जाते हैं, मान लीजिए किसी प्रश्न का 2 विकल्प सही है, आपने विकल्प ए को ही पढ़ा, आपको लगा कि विकल्प ए सही है, आपने आंसर कर दिया विकल्प नंबर ए। लेकिन वास्तविकता यह है कि 2 विकल्प सही है तो नीचे भी इसका एक विकल्प जरूर सत्य होगा और इस आधार पर जो फाइनल आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बीपीएससी एग्जाम में जहां 5 विकल्प प्रश्न में रहते हैं तो ऐसे चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। निश्चित तौर पर इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा। अब यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको जानकारी दे दूं कि डिज्नी स्टार के चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं रणवीर सिंह और इस तरह से देखें तो यह पहला मौका है जब कोई बॉलीवुड स्टार इस स्पोर्ट्स चैनल का ब्रांड एम्बेसडर बना है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि बात करें रणवीर सिंह की तो रणवीर सिंह के बारे में इनसे संबंधित कई सारे तथ्य हैं जो कि हमने आपको जानकारी दिया था कुछ समय पहले। उनमें से कुछ को यहाँ पर हमने शामिल किया है कि नवंबर 2022 में अबू धाबी के एस आइलैंड ने अपनी ओर भारतीयों को आकर्षित करने के लिए बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। किसके द्वारा? तो यस आइलैंड के द्वारा ये ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया था। ये भी चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट और भी है जैसे कि आपको ध्यान रखना है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया था। ये जानकारी अहम है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विस्तार पूर्वक हमने आपको बताया था, हालांकि आप यहाँ पर इसको देख करके पुनः से याद रख सकते हैं। पूरा का पूरा वो सूची है जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला ये शेरशाह को दिया गया था और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन को दिया गया शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह जो कि फिल्म 83 के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया कृति सेनन को जो कि फिल्म मिमी के लिए दिया गया। लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट था, विस्तार से हमने आपको बताया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो यानी कि सपोर्टिंग एक्टर का जो खिताब मिला ये पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए दिया गया और वैसे ही सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साई तमहनकर को फिल्म मिमी के लिए और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई को। ये संबंधित जानकारी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी को ध्यान रखेगा, सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के एनजीओ तपोवन को हाल ही में चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम का ये कह सकते हैं एनजीओ तपोवन को हाल ही में चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो तपोवन पाठशाला असम में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है और इस संगठन को 2005 में स्थापित किया गया था और हाल ही में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। हालांकि इस पुरस्कार से संबंधित ये जानकारी आप याद रखेंगे, यह पुरस्कार इसे यानी कि असम को स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में प्रदान किया गया है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है असम की, तो असम के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर हमने शामिल किया है कि असम वैभव जो कि असम सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस वर्ष 2023 की बात करें तो यह 2023 में डॉक्टर तपन शैकिया को दिया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष 2022 में असम वैभव पुरस्कार जो दिया गया था ये रतन टाटा को दिया गया था। ये सारी जानकारी आपको इसी श्रृंखला के अंतर्गत विस्तार पूर्वक दिया जा रहा है। श्रृंखला के साथ बने रहें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही थी असम के सर्वोच्च सम्मान की, लेकिन हम बात करें यहाँ पर साहित्यिक पुरस्कार की जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। ऐसे में भी हाल ही में इसके 22वें संस्करण की घोषणा हुई या फिर 22वां जो मतलब सम्मान है ये प्रदान किया गया। हम बात करें के बिरला फाउंडेशन की, तो के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 1991 में 3 साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की थी या फिर स्थापना की थी। तो इनमें से एक है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार।
पुरस्कार। तो 32वां सरस्वती सम्मान के लिए अभी जो हाल ही में चुनी गई, आपको ध्यान रखना है, तमिल लेखिका शिव शंकरी को पुस्तक सूर्यवंशम के लिए यह सम्मान इन्हें दिया गया। बात करें 32वां व्यास सम्मान की, तो प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। बात करें 32वां बिहारी पुरस्कार की, तो डॉक्टर माधव हाडा को उनकी आलोचना कृति पंचरग चोला पहर सखी री के लिए यह सम्मान इन्हें दिया गया। तो तीनों को यहाँ से ध्यान रखना है, ये तीनों अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पहले भी कई बार पूछे गए हैं, तो आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, और ऐसे में आपको ध्यान रखना, आपका जो 69 बीपीएससी एग्जाम है, ये सितंबर 2023 में प्रस्तावित है। तो इस एग्जाम को लेकर के जो टेस्ट सीरीज चला जा रहा है, आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। यहाँ से आपकी तैयारी का एकदम से बेहतर तरीके से आकलन होगा और चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि आकलन के आधार पर ही आप ये तय कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। तो हमारे जितने भी छात्र हैं, सभी बीपीएससी मेकर ऐप पर इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बीपीएससी मेकर ऐप पर जो 69वीं बीपीएससी वाला कोर्स है, उसी कोर्स के अंतर्गत ये चीज़ें आपको मिलने वाला है, जिसमें सिलेबस आधारित नोट्स भी है, संपूर्ण बिहार जीके का नोट्स आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज होगा, इसी में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। टेस्ट सीरीज की बात करें, यानी कि इस पूरे कोर्स की बात करें, तो इसमें एक ऑफर अभी चल रहा है। ऑफर का लाभ लेने के लिए आप जब इस कोर्स को परचेज कर रहे होंगे, तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BM100, जिसके बाद यहाँ पर आपको 400 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो जितने भी छात्र इच्छुक हैं, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि 28 मार्च 2023 को भारत अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में ये पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित हुआ है, कहाँ पर? तो ये पुणे में आयोजित हुआ। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दें कि हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों का जो सेना प्रमुख है, इसका पहला संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च को पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की बात हो तो इस सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के 31 प्रतिनिधियों के साथ 10 देशों के सेना प्रमुख मौजूद थे, जो कि अभी हाल ही में इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। अब यहाँ पर बात हो रही पुणे की, तो पुणे के बारे में जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है कि हाल ही में 21वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन 16 से 20 मार्च तक पुणे में किया गया, यानी कि 16 से 20 मार्च 2023 तक पुणे में किया गया, जहां बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ी राजीव कुमार ने 1500 मीटर व्हील चेयर दौड़ में सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक अपने नाम किया है। तो बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसे आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अफ्रीकी देशों की या फिर अफ्रीका की, तो आपको जानकारी दे दूं कि अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और बात करें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों की, तो इसके आधार पर इसके मुताबिक जो बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में अब 54 देश हैं। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो अभी हाल ही में इस उपकरण को विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। आप यहाँ पर इस उपकरण को देख सकते हैं। इसके बारे में जानकारी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूं कि मौजूदा समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन यहाँ पर दूध में मिलावट भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि दूध की शुद्धता का जो मापन किया जाता है वो लैक्टोमीटर के आधार पर किया जाता है, लेकिन ऐसे में अभी हाल ही में IIT मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। और इस उपकरण की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो ये 3D पेपर के उपयोग से बनाया गया एक पोर्टेबल उपकरण है, जो कि महज 30 सेकंड के भीतर ही दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में, हालांकि उससे पहले कुछ जानकारी यहाँ पर यह है दूध से संबंधित, जैसे कि ऑपरेशन फ्लड, जो कि डेयरी उद्योग से संबंधित है, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1970 के आसपास में, या फिर 1970 में ही इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी यहाँ से आप कर सकते हैं। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और एक जानकारी जो हमने यहाँ पर आपको अभी दिया था कि दूध की जो शुद्धता है, इसका जो मापन किया जाता है, ये लैक्टोमीटर से ही किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और इस डिवाइस की बात करें या फिर इस उपकरण की बात करें, ये 3D पेपर से बना हुआ एक उपकरण है। आपको ध्यान रखना है, ये IIT मद्रास द्वारा इसे मिल्किट का मतलब कर सकते हैं खोज किया गया या फिर इसे बनाया गया है। इस दूध की शुद्धता की बात करें तो इसका आकलन इस आधार पर किया जाता है कि इस दूध में कितने सॉल्ट मिला हुआ है, कितने सॉल्ट है, कितने यूरिया है, कितने H2O है। ये सभी का आकलन के आधार पर ये डिसाइड कर देता है कि इसमें कुछ मिलावट है या फिर नहीं है। तो ये चीज़ें इसी प्रकार से मतलब कर सकते हैं डिटेक्ट होती है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया है?
तो हाल ही में लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन BD मिश्रा के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल में लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये इसका तीसरा संस्करण था। हालांकि बात करें हम यहाँ पर इस तस्वीर की, तो ये लद्दाख की ही एक तस्वीर है, किसी स्थान की होगी। मैं तो कभी लद्दाख नहीं गया, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कभी लद्दाख गए हैं, ये कैसा स्थान है। अगर आप लोग विजिट किए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। भविष्य में हम भी चाहेंगे कि यहाँ का भ्रमण किया जाए। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की है। तो भी हाल ही में भारत और रोमानिया ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत के रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमाने और रोमानिया की रक्षा सचिव, रक्षा नीति और योजना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग की प्रमुख श्रीमती सिमोना कोजोकारू ने नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर एक द्विपक्षीय बैठक की है। तो बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत के रक्षा सचिव और जो रोमानिया के रक्षा सचिव हैं, इन दोनों के मध्य यहाँ पर अभी नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। हम बात करें इस बैठक के दौरान सैन्य सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम, रक्षा स्व विकास और स्व उत्पादन और क्षमता निर्माण जैसे मुद्दे पर चर्चा की गई। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर रोमानिया से संबंधित है कि रोमानिया यूरोप का 12वां सबसे बड़ा देश है और यहाँ की जो राजधानी ये है बुखारेस्ट। ये ध्यान रखेंगे। अगला 12वां प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपये दान देने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानकारी दे दूं कि अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा NGO द इको फाउंडेशन के साथ साझेदारी के तहत बेंगलुरु में गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी में 32,000 पौधे लगाने के लिए 48 लाख रुपये का दान करने की घोषणा की गई है। ये फाउंडेशन का नाम यहाँ से याद रखेंगे, द इको फाउंडेशन के साथ साझेदारी के तहत इसकी घोषणा हुई है। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से हाल ही में सम्मानित किया गया। संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कीजिए, विस्तार पूर्वक लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों, जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित दिया, आपको ध्यान रखना है कूपन कोड आपको अप्लाई करना है BM100। निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। इसको ज्वाइन करने से आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।